हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहनजर और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ के किले में। शक्ति के अंदर आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति के अंदर मीराबाई, त्याग में दासी पन्नाबाई और बलिदान में रानी पद्मिनी, जिनको आप पद्मावती के नाम से भी जानते हो, जिन्होंने मेवाड़ की आन बान और शान बचाने के लिए 16,000 दासियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर खुद को जिंदा जला लिया था और सती हो गई थी, यानी कि जौहर कर लिया था। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास, बनावट, कल्चर, डिजाइन और कला इतनी खूबसूरत होने की वजह से कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। 700 एकड़ के विशाल एरिया में फैली इस किले की दीवारें कुल मिलाकर 13 किलोमीटर लंबी हैं। ये किला 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में यहाँ के लोकल लोग रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 5,000 की है। बीच के हिस्से में किला बना हुआ है और तीसरे हिस्से में जंगल है, जो कि रानी पद्मिनी के महल के आगे पड़ता है और 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ डियर पार्क है। सन 1433 में यानी 1433 में महाराणा कुंभा ने इस किले के अंदर 7 दरवाजे बनवाए थे और मेन गेट का नाम सूरज पोल था। सूरज पोल वही दरवाजा है जहां से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए इस किले पर हमला कर दिया था। तो मैं आपको इस किले के सबसे फेमस ताल यानी के तालाब को दिखाता हूँ। अभी जो आप सामने की तरफ झील को देख रहे हैं, इसको कहा जाता है गोमुख ताल। इस ताल का पानी जिस जगह से निकलता है वो देखने पर बिल्कुल गाय के मुख जैसी लगती है, इसीलिए इस तालाब को गोमुख ताल बोला जाता है। इस ताल का पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। ये जगह जो हम अभी देख रहे हैं, इसको गोमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। जिस जगह से आप ये पानी गिरता हुआ देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों सालों से ये जलधारा ऐसे ही कंटिन्यू गिर रही है और इसी जलधारा के नीचे शिव भगवान का शिवलिंग भी है और कहा जाता है कि रानी पद्मिनी इसी जलधारा में नहाया करती थी। इस किले में विशेष रूप से बनाई गई सुरंग के रास्ते से रानी पद्मिनी जलधारा तक पहुंचती थी। इस गुफा को अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर रानी पद्मिनी की मूर्ति भी लगी हुई है। ये जो गार्डन आप अभी देख रहे हैं, ये रानी पद्मिनी का जौहर स्थल यानी कि जौहर कुंड है। ये पूरा उस जमाने में एक गहरा कुंड यानी कि एक गहरा गड्ढा हुआ करता था, जिसको बंद करवा कर इस पर गार्डन बनवा दिया गया है। सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं, वो एक छोटा सा हवन कुंड है। मार्च के महीने में यहाँ पर एक मेला लगता है, उसको बोलते हैं जौहर मेला। उस समय मेवाड़ के राजा अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़, जो उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं, यहाँ पर आते हैं और रानी पद्मिनी की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना करवाते हैं। ये जो आप सामने की तरफ गेट देख रहे हैं, ये पूर्वी जौहर गेट है और उसके दूसरी तरफ सती मंदिर के पीछे वो उत्तरी जौहर गेट है। जैसा कि मैंने बताया कि उस जमाने में गार्डन की जगह एक गहरा कुंड हुआ करता था। उस समय इस कुंड में आग जला करती थी, जिसमें चंदन, कपास, तेल, घी वगैरह डाला जाता था। ये जो आप सामने वाली इमारत देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सती मंदिर। नीचे आग जला करती थी। उस समय की औरतें अपने पति के मरने के बाद इस कुंड में कूदकर सती हो जाया करती थी। इसी कुंड में रानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 दासियों के साथ अपने आप को जिंदा जला डाला था, यानी कि सती हो गई थी। यहाँ पर रानी पद्मिनी के 2 पैलेस बने हुए हैं। एक है समर पैलेस जो पानी के बीच में बना हुआ है और दूसरा है विंटर पैलेस जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं।
इस महल में आपको चारों तरफ एक गार्डन दिखाई देगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर हमला कर दिया था तब ये पूरा महल उसने तुड़वा दिया था। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा देखा था। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये वही रूम है जिसमें खिलजी को लाया गया था और रानी पद्मिनी का चेहरा उसको दिखाया गया था। ये जो पानी के बीच में आपको महल दिख रहा है ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस हुआ करता था। इसे जल महल भी कहा जाता है। उस जमाने में एसी कूलर पंखे तो नहीं हुआ करते थे, तो जिससे ये महल गर्मियों में ठंडा रह सके इस वजह से इस महल को बीच में बनाया गया था और यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था और यहाँ पर आने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़गढ़ आया तब रावल रतन सिंह जी के गुरु ने इस जगह से रानी का फेस खिलजी को दिखाया था। रानी को समर प्लेस में पानी के पास खड़ा कर दिया गया था। पानी की परछाई शीशे में पड़ी थी जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा देखा था। इस कमरे में 4 शीशे लगे हुए थे। इस कमरे के शीशे में ही खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा देखा था। उसके बाद साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर हमला कर दिया था। उस समय रानी पद्मिनी सुरंग के जरिए यहाँ से निकल गई थी और 16,000 दासियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर जिंदा जलकर जौहर कर लिया था। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं ये है विजय स्तंभ यानी के टावर ऑफ विक्ट्री। जब राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात दोनों स्टेटों को हराया था, यानी कि जब उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी और गुजरात सल्तनत के अहमद शाह को हराया था, तब राणा कुंभा ने जीत की खुशी में विजय स्तंभ को बनवाया था। इस टावर को बनवाने में 10 साल लगे थे और ये टावर 1448 से 1458 के बीच में बनकर तैयार हो गया था। उस समय में इस स्तंभ को बनवाने के लिए 90 लाख रुपए का खर्च आया था। ये 9 मंजिली इमारत है और इस टावर की ऊंचाई 122 फीट है और इस टावर में ऊपर जाने के लिए 157 यानी कि 157 सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस विजय स्तंभ के बारे में एक खास बात मैं आपको बता देता हूं जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। राजस्थान पुलिस के लोगों को अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें जो सिंबल लगा हुआ है दरअसल वो इसी विजय स्तंभ का है। ये जो सामने की तरफ आप मंदिर देख रहे हैं ये है समाधिश्वर मंदिर। इसको राजा भोज ने सन 1100 में बनवाया था और जैसा कि पहले भी बतलाया था कि जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक कर दिया था तो इस मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया था। सन 1428 में राणा कुंभा के पिता राणा मोकल ने इस मंदिर को रिपेयर करवाया था। इस मंदिर के अंदर 9 फीट की एक मूर्ति है जो सिंगल स्टोन की है और उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। इसीलिए इस मंदिर के अंदर जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं। ये जो सामने वाला टावर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टावर ऑफ फेम, कीर्ति स्तंभ, जिसे जैनियों ने 12वीं शताब्दी में रावल कुमार सिंह के समय में बनवाया था। ये 4 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई 72 फीट की है। इसी कीर्ति स्तंभ को देखकर राणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनवाया था। इसमें ऊपर जाने का रास्ता बहुत छोटा है, इसी वजह से सुरक्षा की वजह से ऊपर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यहाँ कीर्ति स्तंभ के साथ में ही एक दिगंबर जैन मंदिर भी है। ये सामने की तरफ आप देखेंगे ये मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई मेरता शहर के पास पुरखी गांव की रहने वाली थी जहां पर उनकी शादी राजा भोजराज के साथ हुई थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, इसीलिए वो उनकी पूजा किया करती थी और साधु संतों के साथ उठना बैठना उनको अच्छा लगता था। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही राजा भोजराज की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजा भोजराज के भाई यानी के मीरा के देवर मीराबाई के देवर ने उन्हें बोला कि राजपूत घराने की औरतें ऐसे साधु संतों के साथ बैठें, ये उन्हें शोभा नहीं देता। लेकिन मीराबाई ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए मीराबाई को इस मंदिर में 2 बार मारने की कोशिश भी
की गई। तो ऐसा कहा जाता है कि उनको पहली बार जहर देने की कोशिश की गई तो वो उनके लिए अमृत के रूप में बदल गया। दूसरी बार उन्हें फूलों की टोकरी में सांप रखकर दिया गया था, लेकिन जब मीराबाई ने उस सांप को गले में डाला तो वो फूलों की माला में बदल गया। इसी मंदिर के अंदर 2 मूर्तियां लगी हैं जो कृष्ण भगवान और मीराबाई की मूर्ति हैं। जो ओरिजिनल मूर्ति थी वो कृष्ण भगवान की थी और वो मीराबाई अपने साथ लेकर चली गई थी। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं इसे कहते हैं सूरजपोल दरवाजा। ये किले का मेन एंट्री गेट हुआ करता था। सूरज की पहली किरण इस दरवाजे पर पड़ती थी, इसीलिए इसको सूरजपोल दरवाजा कहा जाता है। और कहते हैं कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इसी दरवाजे से अंदर आया था। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हो ये अरावली हिल्स का हिस्सा है और इसके साथ वाली पहाड़ी को कहा जाता है कुंभकर्ण पहाड़ी। और इन्हीं 2 पहाड़ियों के बीच में अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक तंबू लगाकर रुका था। ये जो खेती बाड़ी वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये उस समय जंग का मैदान हुआ करता था। इसी मैदान में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जंग हुई थी। अगर यहाँ पर कोई भी हमला करने की या ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था तो इन बनी नालियों से गर्म पानी और तेल डाल दिया जाता था और ये दिख रहे छोटे छोटे छेदों से तीर चलाए जाते थे और किले की सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते थे। किले की दीवारों पर हर समय सैनिक तैनात रहते थे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इस किले का 40 रुपए का टिकट है और 40 रुपए के टिकट में से 35 रुपए गवर्नमेंट यहाँ की सिक्योरिटी यानी कि रख रखाव में खर्च करती है और 5 रुपए बिल जाति के लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। बिल जाति के लोगों ने जंग में महाराणा प्रताप का काफी साथ दिया था। बिल जाति के लोग किले के नीचे वाले हिस्से में रहते हैं और यही नहीं, यहाँ पर जो गाइड काम करते हैं उनको भी 100 रुपए प्रतिदिन यानी कि 3000 रुपए महीना सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, जो उनकी रोज की इनकम से अलग हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर किसी भी मंदिर के आगे आपको कोई भी भिखारी नजर नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि अगर कोई भी इस तरह का इंसान दिखाई देता है तो राजा उसे अपनी फैक्ट्री में काम देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये मेवाड़ है, यहाँ मांगने से अच्छा मरना बेहतर है। तो ये था चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किला मेरे साथ घूमने में अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी किले की या किसी भी ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स की वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए।